हाँ जी, ये आपका रिवीजन लेक्चर नंबर 2 बेटा। जिसको सेकंड यूनिट अच्छे से करनी है वो पहले रिवीजन लेक्चर नंबर 1 देख ले। ये है रिवीजन लेक्चर नंबर 2। अगर आपने ये वाला और पिछले वाला लेक्चर देख लिया तो दैट मीन्स जहाँ तक अब तक हमारा सिलेबस हो चुका है बच्चों, वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो टॉपिक है बेटे कार्बन कलर कोडिंग। रजिस्टेंस पर 4 कलर की स्ट्रिप होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह। कलर से रजिस्टेंस की वैल्यू और रजिस्टेंस की वैल्यू से कलर एज्यूम करने होते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, कलर से रजिस्टेंस और रजिस्टेंस की वैल्यू से कलर। कलर से रजिस्टेंस, कलर से रजिस्टेंस और रजिस्टेंस से कलर। तो कलर की वैल्यू आपको याद करने का तरीका है बी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्ल्ड। दोबारा बता रहा हूँ, बी रोय, ये किसी का नाम मान लो, बी रोय, बी आर ओ वाई, बी रोय ग्रेट भारत वेरी गुड वर्ल्ड। बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इस तरह आप ये 10 कलर याद कर लेंगे। बेस नंबर दे देंगे सबको जीरो से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो बेस नंबर है उसको पावर में कर देंगे 10 की, तो मल्टीप्लायर बन जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9 तक। दो मल्टीप्लायर आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आ रहे होंगे नीचे आपको। दो मल्टीप्लायर एक्स्ट्रा है, 10 रेज़्ड पावर -1 और 10 रेज़्ड पावर -2। ये दो मल्टीप्लायर हैं गोल्ड कलर और सिल्वर कलर के लिए। किसके लिए है बच्चों? गोल्ड और सिल्वर के लिए। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। लास्ट में होती है टॉलरेंस वैल्यू। जैसे एरर होता था +1 क्लास में, ये आंसर के पीछे लगेगा ±5%, ±10%, और यू कैन से ±20%। गोल्ड के लिए 5% है, सिल्वर के लिए 10 है और 20% है नो कलर के लिए। कलर से वैल्यू, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराया, 4 कलर हैं रेजिस्टेंस पे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, गोल्ड। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो, रेड का नंबर क्या है? बेस 2। ऑरेंज का बेस नंबर 3। तो पहले दो कलर बनाएंगे बेस नंबर, पहले दो कलर बनाएंगे बेस नंबर। तो 2 3 इनटू ग्रीन का कलर, ग्रीन का नंबर क्या है? 5, 10 रेज़्ड पावर 5 प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड का नंबर है 5%, तो 5% ओम। ये रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है वैल्यू से कलर। वैल्यू से कलर आप कैसे निकालेंगे? 7 नंबर है वोयलेट का, 3 नंबर है ऑरेंज का, 10 रेज़्ड पावर -1 नंबर है गोल्ड का और 10% है सिल्वर का। टेबल में से देख के कर लेना, ठीक है। 0.085 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 20% ओम। इसको हमने क्या किया था कि डेसिमल नहीं रखना इसमें। प्लीज़ ध्यान देना इस पॉइंट पे, डेसिमल नहीं रखना आपने। तो जब डेसिमल नहीं होगा तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 2 हो जाएंगी, क्योंकि 1 2 3 प्लेस की जीरो आप हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 3 यहाँ से कट जाएंगी। तो 85 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 20% ओम आंसर आ जाएगा। 8 का मतलब ग्रे, 5 का मतलब ग्रीन, 10 की पावर 2 का मतलब रेड और 20 का मतलब नो कलर। तो ये यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया। अब अगर आपको इनके कलर के नाम नहीं याद हुए, दोबारा कह रहा हूँ, ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल आपको याद करनी है प्यारे बच्चों, और इससे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इस टेबल का पंगा है सारा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था बेटे, वो पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा जे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट बाय एरिया। तो आई होता है ANEVD। पिछले लेक्चर देख लेना, पिछले लेक्चर्स देख लेना। ये तो मैंने रिवीजन करा रखे हैं फॉर्मूलाज। ए से ए कट गया, NEVD आ गया। VD का फार्मूला होता है EE/m इंटू टी एवरेज। ये रहा EE/m इंटू टी एवरेज। तो यहाँ पे E इंटू ई का स्क्वायर होगा, तो NE² टी एवरेज बाई एम। ये NE² टी एवरेज बाई एम लास्ट लेक्चर देख लेना, रिवीजन लेक्चर, सिग्मा होता है। तो जे की वैल्यू आ गई सिग्मा ई। इसको माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स बोलते हैं। इस फार्मूले को माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर ओमिक डिवाइसेस। फिजिक्स में ओमिक डिवाइसेस किनको कहते हैं? फिजिक्स में ओमिक डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। वोल्टेज और करंट का ग्राफ जिनमें लीनियर बनता है वो ओमिक डिवाइस होते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं? विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिनका नॉन लीनियर ग्राफ है। ऐसा ग्राफ है जिनका नॉन लीनियर ग्राफ है, वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट था आपका ये फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। तो RT है यहाँ पे रेजिस्टेंस एट एनी T डिग्री, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, 1 तो नंबर है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और बीटा भी क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। बीटा को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो फार्मूला आ जाएगा RT = R0 × 1 + अल्फा T। तो बेटा ये फार्मूला है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। दोबारा बता दूं, R0 को खोल देंगे, R0 × 1 R0, R0 × अल्फा T R0 अल्फा T।
R0 को इधर ले जाएंगे, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो इंटू टी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद करना है, जो बॉक्स में है वो आपको याद करना है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर दो टेम्परेचर की रेंज हो, जैसे 0 और T ना हो, T1 T2 हो, ये एक स्टूडेंट ने पूछा भी था बेटे ये डाउट उस दिन, तो T की जगह आ जाएगा T2 और 0 की जगह आ जाएगा T1, तो RT2 माइनस RT1 डिवाइड बाई RT1 इंटू T की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1। अगर दो टेम्परेचर है तो ये वाला लगा देना, और अगर 0 और T का क्वेश्चन है तो ये वाला लगा देना। बस ये दो बॉक्स वाले फार्मूले याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। ये टॉपिक था रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। दीज टू फार्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था। तो बेटा सेल जो है, सेल का बेसिक रिवाइज करा देते हैं आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, अंदर क्या डाला हुआ? इलेक्ट्रोलाइट। अनयूज कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या कहलाता है? ओपन सर्किट में ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है अब अगर सेल यूज नहीं हो रहा, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका ईएमएफ है ओपन कंडीशन में, यानी जब ये अनयूज कंडीशन में है। इन द क्लोज सर्किट ऑफ ए सेल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी। नॉर्मल वोल्टेज भी कहते हैं इसको। तो जब सर्किट एक सेल के हम वायर लगा देंगे क्लोज कंडीशन में, तब हम इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? जब करंट फ्लो करता है सेल के अंदर और बाहर, तो सेल खुद का रेजिस्टेंस कुछ ऑफर करता है। इलेक्ट्रोड्स और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बोलते हैं। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं? जिंक के, कॉपर किसके? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन इलेक्ट्रोलाइट अंदर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एज ऑफ द सेल, सेल कितना पुराना है, और टेम्परेचर जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 इन 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल। बेसिक इक्वेशन ऑफ ए सेल हमने पढ़ी थी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ईएमएफ है। आई है इलेक्ट्रिक करंट और आर है स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और वी है टीपीडी टर्मिनल वोल्टेज। V इज इक्वल टू ई माइनस आर जब हम सेल को यूज कर रहे हैं तब ये इक्वेशन है। डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम यूज कर रहे हैं, यूज करने को ही डिस्चार्जिंग बोलते हैं फिजिक्स में। तो जब ओपन सर्किट में यूज करेंगे तो करंट क्या होगा? जीरो। यहाँ पे आई जीरो रखोगे तो V इज इक्वल टू ई आ गया। तो V इज इक्वल टू ई कब होता है? ओपन सर्किट कंडीशन में। क्लोज सर्किट में देखो ई में से कुछ माइनस हो रहा है यार, तो V हमेशा लेस होगा ई से। क्लियर? ई में से कुछ माइनस करोगे तो V लेस देन ई आएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ये एक्सेप्शनल है, E प्लस आई आर भी होता है फार्मूला। ऊपर मैंने बताया आपको E माइनस आई आर होता है, पर E प्लस आई आर भी होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। V ग्रेटर देन E रहता है सिर्फ चार्जिंग के दौरान, जब आप बैटरी को यूज नहीं कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, जैसे हम प्लग में लगा के अपने फोन को चार्ज करते हैं। Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। ये इस पे लगा दी हमने, इस इक्वेशन पे। V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, इसको ऐसे लिख लिया मैंने। V बन गया वाई एक्सिस, एक्स बन गया आपका करंट, इंटरसेप्ट बन गया ईएमएफ, सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है, और स्लोप बन गया नेगेटिव आर। तो ये VI का ग्राफ बन गया, और इसका नेगेटिव स्लोप जो है आर के इक्वल आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव आर के इक्वल है, तो अगर मैं कहूँ नेगेटिव स्लोप आर के इक्वल है तो गलत नहीं होगा। तो इस ग्राफ का नेगेटिव स्लोप किसके इक्वल है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। और ये VI का ग्राफ है फॉर अ सेल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ है VI का, वोल्टेज करंट का ग्राफ है किसी सेल के लिए। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल। तो बेटा सेल इन सीरीज से पहले दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये सेल की बेसिक इक्वेशन है। V होता है टर्मिनल वोल्टेज, E होता है ईएमएफ, I होता है करंट, और R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल इन सीरीज में जब हम पढ़ेंगे तो नॉन आइडेंटिकल का केस आज हम पहले पढ़ेंगे। तो E एंड R उसमें डिफरेंट रहेगा। E है ईएमएफ और R है इंटरनल रेजिस्टेंस। दो सेल ले लिए हमने जिसको हम सेल को सीरीज में लगा रखा है, E1 R1 E2 R2। I सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ईएमएफ अलग अलग है, E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, R1 और R2। अब देखो आप, पहला सेल किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है? A और B के बीच में।
तो पहले सेल की इक्वेशन बन जाएगी वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू ई वन माइनस आई आर वन। आई के वन क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई तो सेम है सीरीज में, और ये वाली इक्वेशन यूज हो गई। वी वोल्टेज थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस आएगा, तो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू ई वन माइनस आई आर वन। अब दूसरा सेल बी और सी के बीच में कनेक्ट है, तो क्या कर देंगे, वी बी माइनस वी सी इजिकल टू ई टू माइनस आई आर टू। फिर हमने दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, वी बी माइनस वी बी कट गया, वी ए माइनस वी सी। वी ए माइनस वी सी का क्या फायदा हुआ, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में तो टोटल सेल कनेक्ट है हमारे दोनों, तो वी ए माइनस वी सी का फायदा समझ में आ गया आपको। वी ए माइनस वी सी का ये फायदा हुआ कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में तो हमारे दोनों सेल कनेक्ट हैं, तो जोड़ेंगे तो ई वन प्लस ई टू नेट ई एम एफ आ गया दोनों का, और आर वन प्लस आर टू नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो सीरीज में नेट ई एम एफ क्या होता है, ई वन प्लस ई टू, और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर वन प्लस आर टू। फिर हमने पढ़ा सेल इन पैरेलल, फिर हमने पढ़ा क्या, सेल इन पैरेलल, थोड़ा मुश्किल है ध्यान देना बेटा। सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल देखो नॉन आइडेंटिकल का, इसमें ई एंड आर विल बी डिफरेंट, सो ई वन आर वन ई टू आर टू, करंट क्या गए आई वन और आई टू, तो इधर कितना गया करंट आई वन प्लस आई टू, उधर से कितना आ गया आई वन प्लस आई टू। पैरेलल में वी सेम रहेगा, आई डिफरेंट रहेगा, पैरेलल में वी सेम रहेगा दोनों सेल का, और करंट क्या रहेगा अलग अलग, जैसा मैंने डायग्राम में शो किया है। अब टोटल करंट किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। आई को आप ऐसे बना सकते हैं, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर, ये मैंने यहाँ से बना लिया आई, ये वाला यहाँ पे फॉलो किया। वी के वन टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वी तो सेम है, क्योंकि पैरेलल में भी सेम रहता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे वी सेम रहेगा, कोई बात नहीं। ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू माइनस वी कॉमन आ गया, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ऐसे हमने रख दिया। अब एलसीएम लेके जब हमने सोल्व किया आर वन आर टू का, तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन आर टू माइनस वी इंटू आर वन प्लस आर टू बाई आर वन आर टू। अब हमने इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर किया, यहाँ तो वी अकेला है, पर यहाँ वी के साथ कुछ चिपका हुआ है, और हमें तो ई नेट और आर नेट निकालना है पैरेलल में, तो अब क्या करें, इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे पलट देंगे। हाँ जी, इस इक्वेशन को दोबारा हम फिर अगले पेज पर ले आए। आज मैं आपको कराऊंगा रिवाइज बेटा, कहाँ तक करेंगे हम कर लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज तक, आगे के लेक्चर आपके आए हुए हैं, ठीक है। 4 5 6 ये देखो फटाफट, तुम बेटा ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस हो गई, और ये जो आई इधर प्लस था ये इधर आके माइनस हो गया, तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन आर टू, क्लियर है। तो v इज इक्वल टू ई वन आर टू, ये वाली जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगी तो घूम के आएगी, ये वाली टर्म इधर पलट के आ गई ना बेटा, इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी आ गई, तो आर वन आर टू कट गए, तो ई एम एफ का आंसर क्या आ गया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, और आर नेट का आंसर आ गया आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये था आपका सेल इन पैरेलल का टॉपिक, क्लियर है आई थिंक, ठीक है। ओरिजिनल लेक्चर भी देख लेना इसका, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेल इन सीरीज बट आइडेंटिकल केस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सेल इन सीरीज है, सेल इन सीरीज है बट आइडेंटिकल केस है। आइडेंटिकल में ई और आर सेम रहेगा। लेट अस सपोज एन सेल्स हैं, लेट अस सपोज एन सेल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ई नेट में ई प्लस ई अप टू एन, तो नेट ई एम एफ क्या आ गया, एन ई आ गया। आर नेट में क्या करेंगे, सीरीज में आप आर प्लस आर अप टू एन, एन आर आ गया। करंट क्या होता है ओम्स लॉ से, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ई नेट बाय आर नेट प्लस आर कर देंगे। अब आर नेट इनका रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर सीरीज में है, ये पूरा एक रास्ता है, करंट सेम रहेगा, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नेट बाय आर नेट प्लस आर। ई नेट की वैल्यू एन ई, आर का आर आ गया, और आर नेट की वैल्यू एन आर। तो ये वाला फार्मूला आप सब बच्चों को याद रखना है, 1 2 और ये 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आर बड़ा है एन आर से, तो एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो एन ई बाई आर आंसर आ गया। और अगर एन आर बड़ा है आर से, तो एन ई बाई एन आर आ जाएगा, आर नेगलेक्ट कर देंगे, ई बाई आर आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखो कर लोगे ना, ओरिजिनल लेक्चर भी देख लेना बेटा इसका। ये था सेल इन सीरीज। नेक्स्ट है सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल।
अब ये हमने एम सेल लगा दिया पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा, तो एक सेल का जो ईएमएफ है ई, वही पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ ले लिया हमने ई। आर नेट के लिए आपको पैरेलल में 10th क्लास में कराया जाता है 1/R1 + 1/R2 अप टू एम। एम क्यों? क्योंकि एम सेल्स लिए हमने कितने सेल्स लिए? एम सेल्स लिए। तो एलसीएम आ गया आर और 1 + 1 अप टू एम, तो एम आ गया सम। तो आरपी का आंसर क्या आ गया? R/M। इसको पलट दोगे ना तो R/M आ गया। और आर नेट क्या होगा? RP + R। RP तो हो गया सबका रेजिस्टेंस, साथ में वायर का भी लेंगे तो RP + R आ गया। RP की वैल्यू R/M + R। आई क्या होता है? E नेट बाय R नेट। E नेट की वैल्यू क्या थी? E थी। और R नेट की वैल्यू क्या थी? R/M + R। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ME/R = MR। ME/R = MR। ME/R = MR। पैरेलल में करंट का फार्मूला है ME/R = MR। M है नंबर ऑफ सेल्स, E है ईएमएफ एक सेल का, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का, M है फिर नंबर ऑफ सेल्स, और बड़ा R है वायर का रेजिस्टेंस। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल, वो भी आइडेंटिकल केस के। नेक्स्ट आ गया हमारा सेल इन मिक्स ग्रुपिंग। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? सेल इन मिक्स ग्रुपिंग। तो सेल इन मिक्स ग्रुपिंग में क्या है बेटे? सेल इन मिक्स ग्रुपिंग में आसान है, वो सीरीज और पैरेलल मिक्स हैं। एक ही बात याद रखनी है, जो बच्चे को ये लेक्चर अच्छे समझना है, m रोज लेंगे और n सेल लेंगे। एक रो में कितने सेल लेंगे? n। एक रो में कितने सेल लिए? n। और रो कितनी ली? m। और एक वायर लगा दी r रेजिस्टेंस की, तो m रोज हो गई और n सेल्स हो गए। m रोज हो गई और n सेल्स हो गए। तो ई नेट वही होगा जो एक रो का ईएमएफ होगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा बेटा। तो एक रो का ईएमएफ क्या आ गया? E + E अप टू NE। आंसर आ गया NE। तो जो एक रो का ईएमएफ होगा वही पूरे का होगा, तो NE आ गया। आर नेट क्या होगा? पहले इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा, तो एक रो का क्या आ गया? R + R अप टू NR आ गया, एक रो का रेजिस्टेंस। रो कितनी है? रो है M, तो 1/NR + 1/NR अप टू M। रो M है इस तरह, M रोज है, पर एक सेल का एक रो का रेजिस्टेंस है NR, रो है M, तो आंसर आ गया M/NR। तो RP हम लिख देंगे NR/M। तो R नेट क्या आ गया? NR/M + R। वायर का रेजिस्टेंस सेल्स के टोटल रेजिस्टेंस में NR/M में ऐड कर दिया। अब करंट लिखेंगे हम अगले पेज पे। करंट क्या होता है हमारा? I = E नेट/R नेट। E नेट कितना था लास्ट पेज पे? NE था। R नेट कितना था? NR/M + R। सोल्व करेंगे तो ये आएगा बेटे, एलसीएम लेके। एलसीएम ले लोगे यहाँ, एलसीएम लेके सोल्व करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका फार्मूला आ गया? करंट का मिक्स ग्रुपिंग में। करंट का मिक्स ग्रुपिंग में MNE / NR + MR। MNE / NR + MR। M है नंबर ऑफ रोज, N है नंबर ऑफ सेल्स, E है एक सेल का ईएमएफ, N है नंबर ऑफ सेल्स, स्मॉल r है रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल इंटरनल, M है नंबर ऑफ रोज और R है रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। तो अगर NR यहाँ पे बड़ा हो MR से, तो MR काट देंगे तो N से N कट गया, ME/R। दूसरे केस में अगर ये वाला इससे बड़ा हो तो MR बड़ा NR से, NR छोड़ देंगे तो M से M कट गया, NE/R। क्लियर है? और एक कंडीशन मैं अब आपको नई बता दूं, मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए, करंट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आपका NR = MR की कंडीशन लेनी होती है। ध्यान रखना सभी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होएगी। आई मैक्सिमम की कंडीशन है NR = MR। ये नया बताया मैंने अभी आपको, NR = MR। ओके, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट क्या है बेटा? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो भाई किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ दो हैं, नहीं किरचॉफ लॉ दो हैं आपके सिलेबस में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग और लिविंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। भाई सारे करंट का जोड़ जीरो होता है, सिंपल बात है। आउट गोइंग करंट को नेगेटिव एज्यूम कर रहे हैं, इनकमिंग को पॉजिटिव। तो कितने आउट गोइंग है यहाँ पे? I1, I5 और I4, ये तो आउट गोइंग है, और I2 और I3 इनकमिंग है। तो I2 + I3 - I1 - I4 - I5। नेगेटिव कौन से हैं? आउट गोइंग। पॉजिटिव कौन से हैं? इनकमिंग। और सबका सम क्या है? जीरो। तो सबका सम समेशन I = 0 एट ए जंक्शन और नोड
तो माइनस वाले इधर चले गए, तो इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होता है। वेरी वेरी सिंपल। तो कौन सा लॉ फॉलो हुआ यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज उस पॉइंट में घुसा था उतना ही निकला। तो कौन सा लॉ फॉलो होता है बेटा यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आया उतना ही गया। तो कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका केसीएल। क्या था ये? केसीएल था, किरचॉफ करंट लॉ। ये केसीएल पढ़ा भी आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बताऊँ मैं आपको, अब ये कितने क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लोज लूप सम ऑफ ऑल ईएमएफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। सिग्मा वी इजिकल टू जीरो या सिग्मा ई इजिकल टू आई आर के इक्वल होता है। सभी ईएमएफ्स का सम आई इंटू आर की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स और ई है ईएमएफ। हमें इसमें इक्वेशन बनानी होती है, प्लीज ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो भी आपको इक्वेशन बनानी मैं सिखाऊंगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखो। इसमें लूप लेना होता है। लूप आप कैसे भी ले सकते हैं, इसमें लूप लेना होता है कैसे भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं ए एफ ई बी ए, या आप ले लें ए बी ई एफ ए, मर्जी है। मैंने ले लिया लूप ए बी ई एफ ए। तो जब आप लूप की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ए से भी खाली है, कुछ नहीं लेंगे। ए से भी खाली, बी से ही चलो, बी से ही आप चले। करंट भी उधर ही जा रहा है, आप भी उधर ही जा रहे हो। बी से ही देखो, उधर ही जा रहे हो, करंट भी उधर जा रहा है। तो I1 प्लस I2 इंटू R2 ये आ गया। अब E से F, I1 इंटू R1 प्लस का, क्योंकि आप भी ऊपर जा रहे हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर, करंट भी ऊपर। तो F से A की तरफ, यहाँ देखो नेगेटिव पे टक्कर हुई पहले, जो नेगेटिव पे टक्कर हुई तो नेगेटिव E1 इजिकल टू जीरो। अब E1 और I1 की प्रोडक्ट क्यों नहीं हुई बेटा? क्या बोला था? I और R की प्रोडक्ट होगी और E अकेला होगा। E अकेला होगा देखो कई जगह, और आई आर की प्रोडक्ट होगी, इक्वल टू जीरो होगा। रूल आ गया समझ में? रूल आ गया ना समझ? ठीक है। अब लूप है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, तो बी से सी खाली है। अब सी से डी चलो, डंडा पॉजिटिव वाला आया इसका, E2 प्लस का। अब हम जा रहे हैं R3 में से, तो हम जा रहे हैं सी से डी, तो करंट नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि हम तो उधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है। हम उधर, करंट इधर, माइनस I2 R3। हम जा रहे हैं उधर E से B, ई से भी जा रहे हैं उधर, तो माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन आई। ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। इस इक्वेशन में बच्चों किसी को प्रॉब्लम हो कॉल करें या व्हाट्सएप पे पूछें। लास्ट में आपको अभी रिवाइज कराऊंगा आज के लेक्चर में। इसमें आपको करा रहा हूं मैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है बेटा? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ब्रिज के फॉर्म में ऐसे 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ब्रिज के फॉर्म में ऐसे 4 रेजिस्टेंस होते हैं प्यारे बच्चों। किसके फॉर्म में होते हैं? ब्रिज के फॉर्म में। P Q R S, ये की लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी लगा दी। गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है अगर P बाय Q बराबर है R बाय S होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा बता रहा हूँ। अगर P बाय Q बराबर है R बाय S होगा तो हम इसको कहेंगे बैलेंस कंडीशन। और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट आएगा। पहले तो डिफ्लेक्शन हिलेगी, पर अगर P बाय Q इजिकल टू R बाय S होगा तो IG इजिकल टू जीरो आ जाएगा। तो इट इज़ एन, ये जो डायग्राम है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ब्रिज के फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस है। इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग 3 नॉन रेजिस्टेंसेस। तो बेटा P और Q तो नॉन होंगे, कांस्टेंट होंगे। R यहाँ पे वेरिएबल होगा और S की वैल्यू हम निकाल लेंगे अगले लेक्चर में। इसके लेक्चर ओरिजिनल आपके डाउनलोड उस पर अपलोड हो चुके हैं आपकी ऐप पे, वहाँ से देख सकते हैं। ये जस्ट एक रिविजन लेक्चर है, फास्ट रिविजन दे रहा हूँ। ओके, देखिए अभी इधर। तो जब IG जीरो होगा तो P बाई Q इजिकल टू R बाई S होगा। पीछे पढ़ा हमने। ये देखिए, ये सबसे मेन है ये डायग्राम। फिर इस पर KVL लगाएंगे, टॉपिक खत्म कर देंगे। देखो इधर, बस 2 मिनट की और बात है इसमें। देखिए बेटा, बैटरी ने कितना करंट छोड़ा? सपोज I छोड़ा। बैटरी ने कितना करंट छोड़ा? यहाँ पे I छोड़ा। हमने मानना है इस ब्रांच में I1 गया। आप इधर भी I1 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी ने I करंट छोड़ा, उधर हमने माना, एज्यूम किया कि I1 गया। तो I में से I1 जाएगा तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1। यहाँ पे कितना जा रहा है? ये I1। हमने एज्यूम किया नीचे जा रहा है IG, गैल्वेनोमीटर का करंट मान लिया IG। तो
I1 में से IG माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया, I1 माइनस IG। नीचे कितना आ रहा है, IG। इधर कितना आ रहा है, I माइनस I1। तो ये करंट और ये करंट सम हो जाएंगे, ऊपर कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 प्लस IG। ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये और ये ऐड हो जाएंगे, I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, टोटल बच गया I। इसका मतलब सब कुछ सही है। अब इस पे हम लगाएंगे KVL। इस पे क्या लगाएंगे हम, KVL। देखो हमने लगाया, हमने पहले लूप लिया ABDA। हमने पहले क्या लूप लिया, ABDA। देखो इधर 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 देखो बेटा, दिख रहा है सभी को, ये देखो हमने लूप लिया ABDA। देखो A से B I1 इंटू P, ठीक है, फिर B से D, B से D IG इंटू G, IGG, फिर D से A, D से A। हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो माइनस का I माइनस I1 इंटू R। देखो हम ऊपर जा रहे हैं D से A, D से A हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो इसलिए माइनस का I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। सभी वोल्टेजेस का सम 0 होगा। ये इक्वेशन सबको आ गई समझ, ना आए तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट लूप ले लिया BCDB। BCDB तो B से C गए हम, I1 माइनस IG इंटू Q प्लस का, क्योंकि आप भी नीचे जा रहे हो, ये भी आप नीचे आ रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, तो माइनस का I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी। और लास्ट है D से B। चलो D से B, आप ऊपर जा रहे हो, करंट नीचे, तो माइनस IGG इज इक्वल टू 0। अब पुट IG इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्यों 0 पुट करना है, हमें पता है जब IG 0 होगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S आएगा। तो बेटा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर दो। IG की वैल्यू क्या पुट कर दो, इस इक्वेशन और इसमें 0 पुट कर दो। ये दो इक्वेशन कैसे आई हमारी, ये दो इक्वेशन कैसे आई हैं, ये इसके अकॉर्डिंग आई हैं, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई है, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई है बेटा। ये इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड, ये इसके अकॉर्डिंग आई है। प्लीज़ ध्यान से समझें क्या कह रहा हूँ। तो अब अगली बात है, देखो जरा, IG की वैल्यू 0 रख दी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बच गया, ये माइनस का I माइनस I1 इंटू S बच गया। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो गया, ऊपर वाले में भी ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया, ये वाली चीज़ 0 होगी। तो डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, इससे ये कट गया, I1 से I1 कट गया, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। साइंस प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये था आपका रिवीजन लेक्चर नंबर 2। इससे आगे हमने पढ़ा है स्लाइड वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, क्या क्या है आगे, स्लाइड वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। 3rd और 4th जून के लेक्चर में वो आपका अपलोड हो चुका है। ओरिजिनल लेक्चर उसका देखें, आराम से समझें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।